नमस्कार बंधुओं, आज आपके लिए हम एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं जिसमें बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। यानी भारत में किस तरीके से संवैधानिक विकास हुआ, व्यवस्था की किस तरीके से विकास हुआ, और इसके अंतर्गत आज मैं अंतिम कड़ी के रूप में ला रहा हूं भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। यानी 1935 ईस्वी में जो भारत सरकार का अधिनियम पारित हुआ वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई अंतिम व्यवस्था थी, क्योंकि इसके बाद 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, भारत आज़ाद हो गया था, और उसके बाद भारत ने अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया था। तो जब तक संविधान बना तब तक इसी अधिनियम के आधार पर शासन चलता रहा था। तो आइए देखिए, जानते हैं कि इस शासन के अधिनियम के अंतर्गत क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, क्या विशेषताएं थी, इन सारी बातों पर विचार करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पृष्ठभूमि क्या थी, आखिर इस 1935 ईस्वी के अधिनियम को लाने के लिए किस तरीके से पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। तो इस पर जब हम विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि इस समय भारत में बड़ी उथल पुथल चल रही थी। ब्रिटिश सरकार के साथ में भारतीय राजनेताओं का संवाद चल रहा था और उसमें विचारधाराओं का क्लैश हो रहा था, विचारधाराएं टकरा रही थी आपस में, जिसके कारण से व्यवस्था करना बहुत जरूरी हो गया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट। आपको इससे पहले मैंने बताया कि 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने जो सुधार प्रस्तुत किए थे, उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत की जांच होगी और ये देखा जाएगा कि आप भारतीय अपना शासन चलाने में सक्षम हो गए हैं अथवा नहीं हो गए हैं। उसके आधार पर जो है वो निर्णय लिया जाएगा कि भारतीयों को स्वतंत्रता दी जाए या न दी जाए। इसी के अनुपालन में 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन आया था। यद्यपि साइमन कमीशन के समय से पहले आने की कुछ बाध्यताएं थी ब्रिटिश सरकार की, जिसके कारण से वो भेजा गया था। जब वो आया तो उसने अध्ययन किया, कई स्थानों पर भारत में गया, अध्ययन किया और उसके बाद उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में ये कहा गया खास तौर से कि भारतीयों को अभी और शिक्षित और प्रशिक्षित होने की जरूरत है। अभी वो प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं है, लिहाजा अभी और उनको शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए कि ब्रिटिश सरकार अभी अपना शासन जारी रखे और भारतीयों को अपने संपर्क में ला करके उन्हें प्रशासन चलाने के लिए दक्ष बनाए। इस तरीके की बात कही गई थी। तो इसके कारण से क्या था कि ये कह दिया गया था कि आने वाले निकट भविष्य में कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़े और बदलती परिस्थितियों के साथ साथ कानूनी व्यवस्था हो सके। एक तो ये कारण था। दूसरे पृष्ठभूमि के अंतर्गत अगर हम देखें तो गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशें। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था, दांडी मार्च शुरू किया था, और जब ये आंदोलन चला तो हजारों की संख्या में भारतीयों को बंदी बना लिया गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया, तरह तरह के मुकदमे उनके ऊपर चलाए गए, जिसके कारण से ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच में द्वेष भावना बढ़ती चली गई। गांधी जी ने और ब्रिटिश सरकार दोनों ने प्रयास किया और अंततः गांधी इरविन समझौता हुआ, और गांधी इरविन समझौते के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के मुकदमे वापस ले ले और गांधी जी अपना आंदोलन वापस ले लेंगे और निरंतर आपस में संवाद करते रहेंगे ताकि किसी तरीके की समस्याएं भविष्य में उत्पन्न ना हो। यद्यपि इन सभी बातों पर विचार किया गया और उसके बाद गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई, जिसमें भारत के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता था,
ब्रिटिश प्रतिनिधि बैठते थे और आपस में विचार करते थे। ये 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे, पहला 1930 में, फिर 1931 में और फिर 1932 ईस्वी के अंतर्गत। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंतर्गत जब विचार विमर्श हुआ तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि भारतीयों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। यद्यपि इस समय एक अपवाद स्वरूप बड़ी घटना हुई थी, वो हुई थी भगत सिंह और अन्य 3 साथियों को फांसी की सजा दी गई थी, जिसका भारतीयों ने बहुत विरोध किया था। लेकिन अब दोनों इस बात पर सहमत थे, भारतीय और ब्रिटिश, कि कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो सम्मेलनों ने वो पृष्ठभूमि तैयार की जिसके कारण से ब्रिटिश सरकार बाध्य हुई कानूनी व्यवस्था करने के लिए, वैधानिक व्यवस्था करने के लिए। अगली बात के रूप में अगर देखा जाए तो इस जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था 1932 ईस्वी का, उसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया था। श्वेत पत्र का मतलब होता है सरकारी दस्तावेज है, और ये सरकारी दस्तावेज 1933 ईस्वी में जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि भारतीयों के साथ जो विचार विमर्श हुआ है उसके आधार पर यह सोचा जा सकता है कि भारतीयों की भागीदारी प्रशासन में बढ़ाई जाए, उन्हें जिम्मेदारी दी जाए, उत्तरदायित्व दिया जाए, राज्यों के अंतर्गत नई व्यवस्था लाई जाए, कुछ परिवर्तन किए जाएं, और भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र है उसको संगठित किया जाए। इस तरीके की कई बातें कही गई थी। लेकिन इन सबके पीछे जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि इन सबके लिए कानूनी व्यवस्था करनी थी। तो श्वेत पत्र ने मार्ग प्रशस्त किया इस अधिनियम का, जिसके अंतर्गत एक विस्तृत व्यवस्था की जाए। इसके बाद देखिए अगली जो पृष्ठभूमि के अंतर्गत अगली जो बात है वो है संयुक्त प्रवर समितियों की रिपोर्ट। ब्रिटिश सरकार ने कई प्रवर समितियां बिठाई थी जो अलग अलग क्षेत्रों में वैधानिक व्यवस्था की जांच कर रही थी और उनके क्षेत्रों की स्थिति और विकास की गति को भी देख रही थी, और साथ में ये भी देख रही थी कि उस विकास की गति में क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उन समितियों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें यह निष्कर्ष निकल करके आया कि जब तक एक विस्तृत वैधानिक व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक सभी क्षेत्रों में समुचित इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, और भारतीयों और ब्रिटिशर्स की जो आपसी सहमति है या आपसी सामंजस्य है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। इसके लिए वैधानिक व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। तो इन प्रवर समितियों की रिपोर्ट के आधार पर भी 1935 ईस्वी के अधिनियम का मार्ग प्रशस्त होता है। अगली बात जो देखेंगे वो है भारत में व्याप्त जन असंतोष। भारत में जन असंतोष व्याप्त था क्योंकि गांधी जी के द्वारा नमक आंदोलन जब चलाया गया था तो भारतीय लोग संगठित होकर के आंदोलन चला रहे थे। लेकिन जब वो आंदोलन विफल हो गया, जब अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया, तो फिर वो बिखर गए। लेकिन बिखरने के बावजूद भी वो असंतोष की भावना निरंतर बढ़ती चली गई, और अब ये जरूरी था कि भारतीयों की जो असंतोष की भावना है, जो अनरेस्ट है, उसको खत्म किया जाए, उसको कम किया जाए। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस समय न केवल भारत में असंतोष था बल्कि यूरोप में भी असंतोष था, क्योंकि यूरोप के अंतर्गत क्या हो रहा था, यूरोप के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। एडोल्फ हिटलर जो है वो जर्मनी में इस तरीके का वातावरण तैयार कर रहे थे कि वो बदला लेना चाहते थे प्रथम विश्व युद्ध का। इससे डर ये था कि कहीं जर्मनी जो है वो इंग्लैंड के साथ कोई अनहोनी न कर डाले, लिहाजा इंग्लैंड अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था भारत को अपने पक्ष में करके। ऐसी स्थिति ने ब्रिटिश सरकार के सामने यह चुनौती थी कि वो किस तरीके से इस व्यवस्था को करे। तो तमाम इन परिस्थितियों के कारण से ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब
हम भारत के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करेंगे, जिससे कि विस्तृत रूप से भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण किया जा सके और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। लिहाजा ये अधिनियम लाया गया था। अब जब ये अधिनियम तैयार हुआ तो इसकी संरचना एक विस्तृत संरचना थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें जो खास बात थी कि प्रारूप लंबा तथा जटिल रखा गया। इसका जो प्रारूप था वो बहुत बड़ा तैयार किया गया था और इसमें बहुत सारी जटिलताएं थी जो सामान्य लोगों की समझ से परे थी। उसको सामान्य लोग नहीं समझ सकते थे और सामान्य की तो बात छोड़िए, बहुत से जो कानूनी पक्ष थे उनको बहुत से लोग नहीं समझ सकते थे। तो इसका प्रारूप बड़ा जटिल तैयार किया गया था। दूसरी बात जो इसमें महत्वपूर्ण थी वो थी इसकी प्रस्तावना रहित कलेवर। जो इसका कलेवर तैयार किया गया था उसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई थी, प्रियम्बल नहीं थी। और प्रियम्बल क्या होती है? प्रियम्बल होती है जिस्ट ऑफ द बुक या जिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रारूप या प्रोजेक्ट तैयार किया गया था या कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से तैयार किया था, उसमें प्रस्तावना नहीं थी। प्रस्तावना के अंतर्गत उसके मूल भाव को लाया जाता है और मूल भाव को ब्रिटिश सरकार लाना नहीं चाहती थी, उसे छिपाना चाहती थी, क्योंकि उनकी नीयत इस प्रकार की थी कि हमने जो अंदर लिखा है उसको अगर हम सार रूप में प्रस्तावना के अंतर्गत प्रस्तुत कर देंगे तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लिहाजा ऐसा नहीं किया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां रखी गई थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां इसमें थी। अब बात करते हैं 1935 ईस्वी के अधिनियम के प्रावधानों के बारे में। आखिर इस अधिनियम के अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं की गई थी? तो आइए देखते हैं प्रमुख प्रावधान अथवा व्यवस्थाएं। सबसे पहली जो व्यवस्था की गई थी वो की गई थी कि संघात्मक सरकार की स्थापना करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि एक संघ बने और उस संघ में जो ब्रिटिश भारत था, अर्थात वो क्षेत्र भारत का जो ब्रिटेन के अधीन था, और उसके अलावा भारत की रियासतें थीं, तो रियासतों से ये कहा गया था कि वे अपनी इच्छा अनुसार विलय कर सकती हैं भारतीय क्षेत्र में, जो ब्रिटिश क्षेत्र है इसमें। लेकिन बहुत सी रियासतों ने इनकार कर दिया, जिसके कारण से अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई। लेकिन जो राज्य शामिल हो गए या जो रियासतें शामिल हो गई और जो ब्रिटिश भारत था उसके लिए संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था के आधार पर क्या किया गया था कि भारत के अंदर 11 प्रांत थे और उन प्रांतों को ब्रिटिश सरकार जो है वो अपने आदेशानुसार अधीन रखे हुए थे, जिनके लिए गवर्नर नियुक्त किया जाता था और गवर्नर जनरल केंद्रीय स्तर पर होता था। तो एक तो केंद्रीय स्तर की सरकार की व्यवस्था की गई और एक प्रांतीय स्तर की सरकार की व्यवस्था की गई, इसलिए द्वैध शासन स्थापित किया गया। अब अगली बात देखेंगे कि जो संघ बनाया गया था, अर्थात जो केंद्रीय स्तर पर सरकार थी, उसको भारत सरकार कहा गया था, ब्रिटिश भारत की सरकार। उसमें 3 सूचियां बनाई गई इस प्रावधान के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार, जिसमें सबसे पहली सूची रखी गई थी संघ सूची। इस संघ सूची में 59 विषय रखे गए थे और इन पर जो है वो गवर्नर जनरल और उसकी एक 3 सदस्यीय सलाहकार परिषद होती थी या परामर्श समिति होती थी, वो इन पर निर्णय लेती थी। और ये जो है 59 विषय रखे गए थे इसमें, और इन विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया था। एक भाग में बांटे गए थे आरक्षित विषय, और इन आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल और उसकी परामर्श समिति निर्णय लेती थी।
कानून बनाने का। इसके अंतर्गत जो विषय रखे गए थे खास तौर से वो थे प्रतिरक्षा यानी सुरक्षा व्यवस्था, विदेशी मामले, वैदेशिक मामले जो थे एक्सटर्नल अफेयर्स, इसके बाद धर्म से संबंधित जितने मसले थे वो इस सूची में रखे गए थे, और इसके बाद जो जनजातीय समूह थे उन जनजातियों की समूह की व्यवस्था के लिए जो कानून बनने थे वो इसी आरक्षित सूची के अंतर्गत रखे गए थे। दूसरी सूची थी हस्तांतरित सूची, यानी ट्रांसफर्ड, यानी गवर्नर जनरल अपनी पावर को ट्रांसफर कर रहा है और वो किसको दे रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, यानी मंत्रि परिषद को दे रहा है। तो मंत्रि परिषद और गवर्नर जनरल मिलकर के इन पर कानून बनाएंगे। और यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि जितनी अवशिष्ट शक्तियाँ थी, जो बची हुई शक्तियाँ थी, वो सारी की सारी गवर्नर जनरल के हाथ में रखी गई थी। हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो प्रमुख रूप से विभाग रखे गए थे वो थे रेल, डाक व्यवस्था, मुद्रा और संचार व्यवस्था, यानी वायरलेस सिस्टम या वायर सिस्टम जो भी था संचार से संबंधित वो इसमें रखा गया था। तो इस तरीके से देखा जाए कि संघीय सूची में दो तरीके के विषय थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों पर निर्णय लेता था गवर्नर जनरल और उसकी परामर्श समिति, और हस्तांतरित विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार था गवर्नर जनरल और उसकी मंत्रि परिषद। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब दूसरे देखेंगे, दूसरी थी प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची के अंतर्गत 54 विषय रखे गए थे, 54 सब्जेक्ट्स रखे गए थे, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पूरी तरीके से राज्यों को दिया गया था, अर्थात प्रांतों को दिया गया था। तो प्रांतों को यह अधिकार था कि वो इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। अब विषय कौन से थे खास तौर से जो इसमें रखे गए थे? वैसे तो 54 विषय थे, लेकिन प्रमुख जो थे वो थे भूमि संबंधी जो भी व्यवस्था थी वो राज्य को देखनी थी, पुलिस व्यवस्था देखनी थी, कानून व्यवस्था यानी राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी तरीके का कोई भी आंदोलन, दंगा इत्यादि कुछ भी हो रहा है तो राज्य इसको कंट्रोल करेगा। और इसके बाद रेवेन्यू सिस्टम, खास तौर से स्टेट को जो पावर दी गई थी वो रेवेन्यू सिस्टम की दी गई थी, लैंड एंड रेवेन्यू सिस्टम। तो इस तरीके से प्रांतीय सूची में ये प्रमुख विषय रखे गए। अब तीसरी सूची जो थी वो थी संवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें 36 विषय रखे गए थे और इन 36 विषयों पर दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार था। यानी जब आवश्यकता पड़ेगी तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकेगी इस पर, या संघ सरकार भी कानून बना सकेगी, और आवश्यकता पड़ने पर प्रांतीय सरकार भी इस पर कानून बना सकेगी। इसके अंतर्गत जो खास तौर से विषय रखे गए थे वो थे सिंचाई व्यवस्था, शिक्षा, एजुकेशन, संस्कृति, कल्चर और लोक निर्माण, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग रखा गया था। तो यहाँ पर ये खास विभाग थे जो कि संवर्ती सूची में शामिल किए गए थे। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता देने का प्रयास किया गया था, यानी प्रांतों की सरकार के ऊपर केंद्र का कम से कम नियंत्रण होगा, लगभग नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अगर विशेष परिस्थिति है तो केंद्र सरकार एडवाइस दे सकती थी, परामर्श दे सकती थी, या कोई भी गाइडलाइन दे सकती थी। तो यहाँ पर जो गवर्नर, जो प्रांतीय स्तर पर जो पूरी व्यवस्था को देखने वाले थे वो गवर्नर और उसकी मंत्रि परिषद, गवर्नर और उसकी मंत्रि परिषद को पूरी शक्ति दी गई थी जो प्रांतीय शासन को चलाता था। तो इस तरीके से ये व्यवस्था की थी, प्रांतीय स्तर पर स्वायत्त शासन स्थापित करने की कोशिश की गई थी 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। आइए अब देखते हैं कि 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत विधायी व्यवस्था किस तरीके से की गई थी, यानी लेजिस्लेटिव सिस्टम किस तरीके से बनाया गया था, क्या प्रावधान किए गए थे उसके अंतर्गत।
तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया अभी कि द्वैध व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया था। इसमें एक संघीय स्तर पर सरकार होती थी और दूसरी प्रांतीय स्तर पर होती थी। तो भारत में 11 प्रांत थे उस समय और 6 कमिश्नरेट थे और बाकी देसी रियासतें थी, जिनको मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया था। तो जो विधायी व्यवस्था की गई थी वो 2 स्तर पर विधायी व्यवस्था की गई थी, केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर जो व्यवस्था की गई थी वो उसके आधार पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया था। द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया था, यानी बाइकैमरल। तो इसमें जो पहला सदन होता था उसको विधानसभा कहते थे, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। और ये निम्न सदन होता था, लोअर हाउस इसको कहते थे, लोअर हाउस, निम्न सदन। इसमें सदस्य संख्या जो थी वो 375 निर्धारित की गई थी अधिनियम के आधार पर। और ये जो 375 सदस्य होते थे, इनमें से 250 सदस्य होते थे ब्रिटिश भारत से, यानी वो भारत का क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार के सीधे अधीन था, जिन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था, जो उपनिवेश बन चुका था। और 175 सदस्य देसी रियासतों से लिए जाते थे, ताकि देसी रियासतें भी शासन में सहभागिता निर्धारित करें। और ये जो विधानसभा का गठन किया जाता था, उसके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की पहली बार व्यवस्था की गई थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की। उसके आधार पर इसका गठन होता था और एक निश्चित कार्यकाल के बाद इसके पुनः निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। दूसरा सदन जो था वो था राज्य परिषद। राज्य परिषद जो थी उसको उच्च सदन माना जाता था, अपर हाउस कहा जाता था। और इसमें जो सदस्य संख्या रखी गई थी वो रखी गई थी 260। और यह एक स्थायी सदन था। इसमें भी 156 सदस्य जो रखे जाते थे, वो व्यवस्था की थी वो थी ब्रिटिश भारत से, यानी जो भारतीय क्षेत्र ब्रिटेन के अधीन था उसमें से। और शेष 104 सदस्य जो है वो रियासतों से होंगे। यहाँ पर व्यवस्था ये की गई थी, ये कि स्थायी सदन था, यानी कि ये सदन कभी भंग नहीं होगा, बल्कि हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य बदलते रहेंगे, यानी नए सदस्य आते रहेंगे और पुराने सदस्य जाते रहेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक बार में सदस्यता ग्रहण करने पर 6 वर्ष तक कोई भी सदस्य रह सकता था, लेकिन 6 वर्ष के बाद उसको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती थी, उसे सेवा निवृत्ति लेनी पड़ती थी, क्योंकि यह नियम था कि हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य बदल जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक व्यवस्था भी की गई थी कि कोई भी सदस्य दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है, दोबारा भी सदन में आ सकता है, ये व्यवस्था की गई थी। तो इस तरीके से ये थी केंद्रीय स्तर पर व्यवस्था। और इसके बाद देखेंगे प्रांतीय विधानमंडल। प्रांतीय स्तर पर जो विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी, वहां पर भी जो पहला सदन था, निम्न सदन विधानसभा के रूप में रखा गया था। और यहाँ पर भी प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सभी प्रांतों में इनकी सदस्य संख्या अलग अलग होती थी, उसके क्षेत्र के आधार पर और उसकी जनसंख्या के आधार पर अलग अलग होती थी। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जानना यह भी है कि सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं थी। कुछ प्रांतों में एक सदनी व्यवस्था थी और कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था थी। जो बड़े प्रांत थे, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत इत्यादि जो बड़े बड़े थे, उन प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था रखी गई थी। शेष प्रांतों में एक सदनी व्यवस्था रखी गई थी। दूसरा जो सदन होता था वो विधान परिषद कहलाता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको कहते थे। और ये उच्च सदन होता था और इसकी व्यवस्था भी ठीक उसी प्रकार से होती थी जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर राज्य परिषद की होती थी। अर्थात यहाँ पर भी 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष बदलते रहते थे। बिल्कुल वही व्यवस्था अपनाई गई थी जो केंद्रीय स्तर पर थी।
यहाँ सबसे खास बात जानने वाली ये है कि प्रांतीय स्तर पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन रखा गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को बदस्तूर जारी रखा गया था, जो कि 1909 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर की गई थी, जिसमें विभिन्न जातियों और धर्म के आधार पर क्षेत्र आरक्षित कर दिए गए थे कि अमुक क्षेत्र से अमुक जाति का या अमुक संप्रदाय का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और वो व्यवस्था में आएगा। तो इस तरीके से ये विधायी व्यवस्था की गई थी 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा, जो व्यवस्था जब तक हमारा भारत का संविधान बना है तब तक ये व्यवस्था चलती रही है। आइए अब देखते हैं कि 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। तो संघीय न्यायालय के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई थी ये हमें देखना है। तो देखेंगे, ये भारत का पहला उच्च न्यायालय था जो दिल्ली में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उच्च न्यायालय था। आपको मालूम है कि 1912 ईस्वी में जब दिल्ली दरबार हुआ था तो भारत की राजधानी कलकत्ता से लाकर दिल्ली बनाई गई थी। तो अब जो भी व्यवस्था हो रही थी उसका केंद्र दिल्ली होता था। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर जिस संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी वो संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी और 6 अन्य न्यायाधीश, यानी कि इस न्यायालय के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 6 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस आधार पर इसका संगठन या रचना की गई थी। तो इसमें जो सबसे पहले इस उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश बने, उनका नाम था मॉरिस ग्वानिन। मॉरिस ग्वानिन नामक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे ये, जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे इस उच्च न्यायालय के, जो संघीय न्यायालय कहा गया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 भारतीय व्यक्ति थे जिनको के न्यायाधीश बनाया गया था, यानी 6 न्यायाधीशों में 4 न्यायाधीश अंग्रेज थे और 2 भारतीयों को स्थान मिला था इसमें न्यायमूर्ति के रूप में काम करने का। ये 2 व्यक्ति थे जस्टिस M.R. जैकब। जस्टिस M.R. जैकब थे जो न्यायाधीश बने इस उच्च न्यायालय के, और दूसरे थे जस्टिस M.S. सुल्तान। जस्टिस M.S. सुल्तान। तो ये 2 लोग जो थे भारत के जाने माने न्यायाधीश थे, इनको उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तो ये जो न्यायालय बनाया गया था, अब इसका ज्यूरिसडिक्शन भी स्पष्ट कर दिया गया था इस अधिनियम के आधार पर कि इनका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, और उस ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत जो उसको हम न्याय क्षेत्र कह सकते हैं। न्याय क्षेत्र या अधिकारिता। अधिकारिता का तात्पर्य है कि ये न्यायालय किस किस क्षेत्र के मुकदमे सुनने का अधिकार इसके पास होगा, उसी को ज्यूरिसडिक्शन दूसरे मामले में दूसरे तरीके से कहते हैं। तो ये 3 तरीके से इसका ज्यूरिसडिक्शन जो है बांट दिया गया था। 3 प्रमुख न्याय क्षेत्र दिए गए थे। सबसे पहला जो न्याय क्षेत्र था वो था प्रारंभिक अधिकारिता, यानी कि जो ओरिजिनली फर्स्ट टाइम जो मुकदमे शुरू होंगे वो प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि 5000 से कम रेवेन्यू वाले या 5000 से कम कीमत वाले जो मुकदमे होंगे वो इस न्यायालय में शुरू नहीं किए जा सकेंगे। अर्थात 5000 से कम कीमत वाले जो भी या कम रेवेन्यू व राजस्व वाले जो मुकदमे होंगे उनकी सुनवाई छोटे न्यायालय में होगी या अधीनस्थ न्यायालय में होगी, जो न्यायालय जिला स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर होंगे। लेकिन अगर 5000 से ज्यादा की राशि का मुकदमा है तो वो यहाँ पर शुरू किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो कानून व्यवस्था से संबंधित मुकदमे होंगे जिन पर अंतिम निर्णय लेने होगा वो मुकदमे भी इसी प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे और उनकी सुनवाई भी ये संघीय न्यायालय करेगा। इनकी सुनवाई प्रांतीय न्यायालयों पर
नहीं होगी। तीसरी बात थी कि कुछ विशिष्ट मामले अगर होंगे, जैसे कोई वैदेशिक मामला है या किसी रियासत से जुड़ा हुआ मामला है, तो प्रांतीय स्तर पर उसका मुकदमा न चल करके इस संघीय न्यायालय में चलाया जाएगा और उसके आधार पर जो निर्णय होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। तो प्रारंभिक या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि वे मुकदमे जो सबसे पहले इस संघीय न्यायालय में शुरू किए जाएंगे वो कहलाएगा प्रारंभिक अधिकारिता क्षेत्र या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ये व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम के आधार पर। दूसरा जो न्याय क्षेत्र रखा गया था वो था अपीलीय अधिकारिता यानी एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन। एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि जो नीचे के न्यायालय हैं, जैसे जिला स्तरीय न्यायालय है या उच्च न्यायालय या प्रांतीय न्यायालय है, तो वहां पर जो निर्णय दिया गया है किसी भी मुकदमे से संबंधित और उसमें वादी या प्रतिवादी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पक्ष जो है वो उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने मुकदमे को फेडरल कोर्ट में ले जा सकेगा या संघीय न्यायालय में, यूनियन कोर्ट में ले जा सकेगा। उसको ये अधिकार होगा, तो वहां पर ये मुकदमे सुने जाएंगे। तो ये होगा एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन या अपीलीय अधिकारिता क्षेत्र। तीसरा जो है वो होगा परामर्शदात्री अधिकारिता क्षेत्र। परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र यानी कि ये जो संघीय न्यायालय होगा वो एडवाइजरी कोर्ट के रूप में भी काम करेगा, यानी कि जो गवर्नर जनरल होंगे या गवर्नर्स होंगे उन्हें अगर कोई कानूनी तौर पर कोई भी परामर्श लेना होगा तो वे इस कोर्ट की शरण में जा सकेंगे और कानूनी कोई भी परामर्श ले सकेंगे। यानी कि उस समय ये जो न्यायालय होगा वो एडवाइजरी कोर्ट के रूप में काम करेगा। तो इस तरीके से इस संघीय न्यायालय की पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो कर दी गई थी 1935 ईस्वी के अधिनियम के आधार पर। ये व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि भारतीयों में ये विश्वास जागृत हो सके कि ब्रिटिश सरकार बहुत न्यायप्रिय है और वो किसी तरीके का अन्याय नहीं होने देगी, भारतीयों के साथ किसी तरीके की जो है वो दुविधा नहीं होगी। और इसीलिए भारतीय न्यायाधीशों को भी इसमें शामिल किया गया था ताकि व्यवस्था में विश्वास उत्पन्न हो सके। आइए अब बात करते हैं 1935 ईस्वी के अधिनियम की कुछ विशिष्ट बातें या कुछ अन्य प्रावधान, कुछ व्यवस्थाएं और भी की गई थी, क्योंकि बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। इसमें से खास बातें मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन और कुछ खास बातें जो बतानी बहुत जरूरी हैं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। ये जो अधिनियम बनाया गया था, लागू किया गया था, इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि ये अधिनियम तब तक लागू रहेगा जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है। यानी जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया और उसके साथ ही इस अधिनियम की जो शक्ति थी वो समाप्त मानी गई, अर्थात ये 1947 ईस्वी तक लागू रहा। और उसके बाद जब अंतरिम सरकार बनी थी उसके लिए अलग व्यवस्थाएं की गई थी। यद्यपि बहुत सारी व्यवस्थाएं इस अधिनियम की अपनाई गई थी, लेकिन अधिनियम की शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। अगली बात थी 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई थी। मैंने आपको बताया था कि जो प्रांतीय विधानमंडल था वो एक सदनीय और द्विसदनीय दोनों प्रकार के थे। एक सदन जो था निम्न सदन विधानसभा कहलाता था और दूसरा विधान परिषद कहलाता था, और दोनों को मिलाकर के जो था वो विधानमंडल कहलाता था। तो इस तरीके से 6 प्रांत जो बड़े प्रांत थे उनमें ये व्यवस्था की गई थी, खासतौर से उड़ीसा, बिहार, बंगाल और संयुक्त प्रांत में। अगली जो बात है वो ये है कि इस अधिनियम के आधार पर जो वित्तीय व्यवस्था थी या मुद्रा संबंधी व्यवस्था थी उसको करने के लिए एक बैंकों का बैंक बनाया गया था, और उस बैंक का नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी फर्स्ट टाइम, और उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरा का पूरा वो
वित्तीय और धन संबंधी जो भी मामला होगा वो नियंत्रित करेगा, मुद्रा जारी करेगा, और बैंकों का वो बैंकर होगा, यानी सारे बैंक कैसे काम करेंगे ये पूरी की पूरी नियमावली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लागू होगी। तो इस तरीके से रिजर्व बैंक की पहली बार स्थापना की गई थी। इसके बाद देखेंगे अगली बात है पूना पैक्ट के आधार पर हरिजनों को आरक्षण दिया गया था। आपको मालूम है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ही लोग स्वतंत्रता के विचार पर अलग अलग राय रखते थे। गांधी जी का मानना था कि पहले हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाए और उसके बाद में सामाजिक स्वतंत्रता स्वतः प्राप्त हो जाएगी, धीरे धीरे समाज का विकास हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इससे अलग राय रखते थे। वो ये कहते थे कि जो हमारा समाज, जिसको कि सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसको मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसको राजनीतिक अधिकारों की तो बात छोड़िए, जिन्हें जीने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है, एक तरीके से समाज के द्वारा उनका शोषण किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, तो पहले उनको सामाजिक अधिकार दिए जाए, सामाजिक उत्थान उनका किया जाए और उनको राजनीतिक शक्ति दी जाए। जब वो सक्षम हो जाएंगे तब जो है स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। तो इन दोनों मुद्दों पर भीमराव अंबेडकर साहब और महात्मा गांधी में विरोधाभास था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अलग क्षेत्र मांग रहे थे, हरिजनों के लिए वो अलग क्षेत्र मांग रहे थे और शेष लोगों के लिए अलग क्षेत्र की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप हमारे साथ रहिए, हमारा क्षेत्र एक ही होगा हम लोगों का, लेकिन उसमें आपको हम विशेष अधिकार देंगे, आपके समाज को विशेष अधिकार देंगे ताकि उनका उत्थान हो सके। और इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यद्यपि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बाद में ये स्वीकार किया कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने ये समझौता किया था। तो इस पूना पैक्ट के आधार पर या पूना समझौता के आधार पर, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो है वो हरिजनों को आरक्षण दिया गया था। यानी जो विधानसभाओं में और जो केंद्रीय स्तर पर विधानमंडल होते थे उनमें आरक्षित कर दिया गया हरिजनों के पदों को कि अमुक स्थान से, अमुक क्षेत्र से आरक्षित श्रेणी से हरिजन जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं और जीतकर आ सकते हैं विधायिका में। इसके बाद धन विधेयक की स्थिति, जो मनी बिल था या फाइनेंशियल बिल जो होते थे उन पर विशेषाधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को और गवर्नर को, दोनों को विशेषाधिकार दिया गया कि वो उस पर वीटो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जब कभी भी विवाद की स्थिति होगी तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और उस पर गवर्नर या गवर्नर जनरल कार्यवाही करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो अपने वीटो का उपयोग करते हुए अपना निर्णय लागू करेंगे। इसके बाद देखेंगे अगली जो व्यवस्था थी, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, उसमें था बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, उसको अलग देश बनाया गया और भारत को अलग देश बनाया गया। इसके बाद उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। जो जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पुनर्गठन हुआ इस अधिनियम के आधार पर, तो दो नए प्रांत बनाए गए थे। रीऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बर्मा को अलग किया गया था और उड़ीसा और सिंध को नया प्रांत बनाया गया था। इसके बाद देखेंगे अगली जो बात है वो ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इन सारी व्यवस्थाओं के बावजूद ये व्यवस्था की गई कि सारी की सारी व्यवस्था जो है ब्रिटिश संसद के अधीन कार्य करेगी। यानी कि भारत में जो भी शासन चलेगा वो उस शासन की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की जाएगी और अंतिम निर्णय ब्रिटिश संसद लेगी कि भारत में क्या प्रशासनिक सुधार करने हैं या क्या व्यवस्था में परिवर्तन करना है और उसके बाद वो भारत में लागू होगा। तो सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट जारी रही, जो कि पहले भी थी, वो कंटिन्यू रखी गई। और अगली बात थी कि रेलवे प्राधिकरण की स्थापना हुई। रेलवे का विकास 1853 ईस्वी से अंग्रेजों ने भारत में शुरू किया था और धीरे धीरे विकास हो रहा था। अब ये था कि रेलवे एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, नए प्रांत शामिल हुए थे, वहां रेलवे लाइन बिछानी थी, उसको रेलवे से जोड़ना था
और रेलवे को संचालित करने के लिए एक प्रशासनिक शक्ति की संस्था की जरूरत थी। इसलिए रेलवे प्राधिकरण, रेलवे अथॉरिटी की स्थापना की गई कि वो स्वतंत्र रूप से रेलवे का संचालन कर सके और रेलवे से संबंधित समस्याओं को सरकार के समक्ष रख सके, ताकि सही तरीके से उसमें समय समय पर और नए सोपान जोड़े जा सके, नए कार्य किए जा सके। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या थी, उसके प्रावधान प्रमुख क्या थे, किस तरीके से केंद्रीय स्तर पर व्यवस्था की गई थी, किस तरीके से प्रांतीय स्तर पर की गई थी, कैसे संघीय न्यायालय बनाया गया था और किस तरीके से कुछ अन्य प्रावधान किए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है, व्याख्यान अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि लगातार ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहे। थैंक यू वेरी मच।